टी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये जो थीटा और देन थीटा यानी कि एंगल। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के कुछ एप्लीकेशन या फिर कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे। आज वाली क्लास में दो सिस्टम और प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था, एक तो स्क्वायर के कॉर्नर पे चार चार्जेस रखेंगे और बीच में सेंटर पे एक चार्ज रखेंगे। हमें पता है कि सेंटर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, बस हमें ये पता करना है कि वो चार्ज कितना रखा जाए सच दैट कि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। और जैसा मैंने आपको बोला था कि जब भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करी जाएगी तो सेंटर वाले चार्ज के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको किसी ना किसी कॉर्नर वाले एक चार्ज को पकड़ना है और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करनी है। तो पहले सबसे पहले वही सिस्टम पढ़ते हैं, स्क्वायर वाला। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ small q such that the given system is in equilibrium. ठीक है, एक सिस्टम मैं आपके सामने बना रहा हूं, उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है। इस तरीके से एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार चार्जेस रख रखे हैं। लेट्स से कैपिटल क्यू, ये वाला भी कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है और ये भी कैपिटल क्यू है। ठीक है, और इस स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे एक चार्ज रख रखा है, दैट इज माइनस क्यू। ठीक है, हमें बस ये पता करना है कि ये माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड पता करिए सच दैट कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। यहाँ पे सिस्टम के अंदर 5 चार्जेस हैं। ये चार्ज तो खैर रखा ही सेंटर पे है, चारों चार्जेस इस पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे हैं, तो ये तो है ही इक्विलिब्रियम में। हमें अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो कोई ना कोई कॉर्नर वाला एक चार्ज पकड़ते हैं और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं स्क्वायर की एक साइड है, लेट्स से ए। ठीक है जी, अच्छा इस वाले चार्ज को पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करनी है। और ये चारों के चारों जो कॉर्नर पे रखे हुए चार्जेस हैं, ये लाइक चार्जेस हैं, या तो सारे के सारे नेगेटिव हैं या सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब इस वाले प्लस क्यू के ऊपर इसकी वजह से, इसकी वजह से और इस तीसरे चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी। मान लेते हैं इस पहले चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में, नाम रख लेते हैं उस फोर्स का F1। सिमिलरली मान लेते हैं इस दूसरे चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है, लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F2। ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F2। सिमिलरली ये जो तीसरा चार्ज है ये भी उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एंड लेट्स कॉल दिस फोर्स टू बी F3। तीन फोर्सेस तो ये होगी। अच्छा, इन F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल इनके बीच में आएगा और कह सकते हैं कि वो F3 के डायरेक्शन के अलोंग ही आएगा। अच्छा, F1 और F2 का रिजल्टेंट आएगा लेट्स से F डैश, और F डैश F3 की डायरेक्शन में आया तो इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। एग्री? अगर हम चाहते हैं कि भाई ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो उस तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगनी चाहिए सच दैट कि ये चार्ज को इक्विलिब्रियम में कर दे। अगर हम कहें कि ये भी पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स नॉन जीरो आएगी। इसका मतलब इस बात की श्योरिटी है कि भाई ये वाला जो चार्ज है, अगर ये सारे चारों के चारों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज का नेचर नेगेटिव होगा। अगर कॉर्नर पे रखे हुए चारों के चारों चार्जेस नेगेटिव हैं तो जो बीच में सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया कि जो स्मॉल क्यू का नेचर है वो कैपिटल क्यू के नेचर के अपोजिट है। एंड में एक हम नेगेटिव साइन अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देंगे, मतलब अपनी तरफ से नहीं, वो हम इंट्यूशन से पता कर पा रहे हैं कि भाई उसका नेचर कॉर्नर पे रखे हुए चार्जेस के नेचर के अपोजिट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तीनों की तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस जरूर पता होना चाहिए अगर हमें फोर्स लिखनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर स्क्वायर की एक साइड a है तो डायगोनल का लेंथ हो जाता है √2a, और उसका भी अगर हाफ करेंगे तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ हो जाएगी a/√2। ठीक है, ये वाली लेंथ हो जाएगी a/√2। क्लियर? a/√2। ठीक है, अब सारी की सारी फोर्सेस लिखते हैं और जो चौथी फोर्स लगेगी वो स्मॉल क्यू की वजह से लगेगी और वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। इसको चौथी वाली फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, चार फोर्सेस कुछ इस तरीके से लगानी है हमने इस पे। ओके, पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। फर्स्ट फोर्स आ जाएगी आपके पास K, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस a है तो a स्क्वायर आ गया, यानी कि K Q स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर।
दूसरी फोर्स यानी कि F2 इस कैपिटल Q और इस कैपिटल Q के बीच में, दैट इज F2, दैट इज ऑल्सो K Q स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर। और तीसरी फोर्स जो ये वाला कैपिटल Q उस वाले कैपिटल Q पे लगा रहा है, उसके लिए हमें इस वाले और उस वाले कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस विच इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज √2a। ठीक है, तो तीसरी फोर्स जो कि F3 आ जाएगी K Q स्क्वायर डिवाइड बाय √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। तीन फोर्सेस हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब चौथी फोर्स और लिख लेते हैं। चौथी फोर्स हो जाएगी स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में। ठीक है, F4 भी लिख देते हैं यहाँ पे। F4 आ जाएगी आपके पास कैपिटल Q, सॉरी कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय, अच्छा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज a बाय √2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो a बाय 2 और 2 को ऊपर भेज देंगे। आपके पास ये चौथी वाली फोर्स आ गई। ठीक है, एक चीज और नोटिस करिए, ये जो F1 और F2 है दोनों का मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है कि सेम है ना, जितना मैग्नीट्यूड F1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड F2 का, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की 90 डिग्री के एंगल पे लगती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो √2 टाइम एनी वन ऑफ देम, है ना। ठीक है, तो F1 और F2 के रिजल्टेंट का नाम रख देता हूं लेट से F डैश। ठीक है, सो लेट F डैश जो है, लेट F डैश बी द resultant of F1 and F2। और F डैश आ कितना जाएगा, अभी हमने बोला क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो दैट इज √2 टाइम K Q स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर। ये F डैश आ गया। अब हमें ये भी पता है कि भैया जी ये जो F डैश है, F डैश और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये जो F डैश आया है, F3 एंड F dash are in the same direction, ये दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। ठीक है, सो लेट F डबल डैश be the resultant of F3 and F dash। ठीक है, F डैश और F3 के रिजल्टेंट का नाम रख दिया हम लोगों ने F डबल डैश। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास F डबल डैश क्या आ जाएगा, F डबल डैश इज इक्वल टू F डैश प्लस F3। सो F डबल डैश इज इक्वल टू F डैश कितना है जी हमारे पास, √2 टाइम K Q स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर, प्लस F3 कितना आया हमारे पास, K Q स्क्वायर डिवाइड बाय √2a का स्क्वायर किया था तो आपके पास आ गया था 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया F डबल डैश। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं, इसमें से K Q स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। K Q स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा √2 + 1/2। ठीक है, ये F डबल डैश आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके अच्छा, ये जो F डबल डैश आया है, अब हमें पता है कि F डबल डैश को F4 नाम की फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तभी उस कैपिटल Q के ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकती है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम ये मेंशन कर देते हैं, फॉर कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम में होने के लिए F4 को F डबल डैश के बराबर होना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ठीक है, F4 हम पहले लिख चुके हैं, कितना लिखा हम लोगों ने, 2K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय A स्क्वायर, और F डबल डैश हमने अभी निकाला पिछली वाली स्लाइड पे, ये रहा हमारे पास F डबल डैश, दैट इज K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आया आपके पास √2 + 1/2। ठीक है, एक बार सारे स्टेप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, KQ से एक KQ भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है जी स्मॉल q इज इक्वल टू Q, ये जो 2 है ये उधर लेके जाएंगे तो नीचे जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा Q 1/√2 + 1/4, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन हमने शुरू में बोल दिया था कि भैया ये जो चार्ज है, जो स्मॉल q है, वो कैपिटल Q के नेचर के अपोजिट आएगा, तो ये आएगा जी नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम नया चार्ज, पांचवा चार्ज जो स्क्वायर के सेंटर पे रख रहे हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड ये है तभी वो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ला पाएगा। ठीक है,
ठीक है। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होता है ना, 2 3 या 3 से ज़्यादा, जैसे ये 4 चार्जेस का एक सिस्टम है, इन वाले सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कब बोला जाता है, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि भैया सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 कर देंगे, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 करने का मतलब सिस्टम के किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है। जब उसको 0 कर देंगे तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो रिक्वायर कंडीशन हमसे मांगी गई हम वो पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक सिस्टम मैंने और बोला था जो थ्रेड वाला सिस्टम था, 2 थ्रेड के साथ 2 चार्ज्ड बॉल को बांध दिया जाता है जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है और वहां पे आपसे पूछा जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालिए दोनों के बीच में, x पूछा जाता है। ठीक है, तो बनाते हैं वो सिस्टम, पहले क्वेश्चन की फॉर्म में उसको लिख लेते हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम, फाइंड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between, find the equilibrium distance between the two balls, two charged balls, two charged balls as shown in the figure, as shown in the figure। ठीक है, तो एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। उस डायग्राम में क्या है, इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट है ऊपर लाइक दिस, और इस रिजिड सपोर्ट के बिल्कुल मिड से 2 थ्रेड बांध रखे हैं, दोनों के दोनों थ्रेड कुछ इस तरीके से हैं। ये वाले थ्रेड के साथ भी एक चार्ज्ड बॉल बांध रखी है और इस वाले थ्रेड के साथ भी यहाँ पे एक चार्ज्ड बॉल बांध रखी है। ठीक है, और एक इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये रही वो वर्टिकल एक्सिस। ठीक है जी, मान लेते हैं कि दोनों की दोनों जो थ्रेड हैं वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ये भी थीटा बना रहा है और वो भी थीटा बना रहा है। यहाँ पे जो बॉल्स हैं मान लेते हैं इसके पास भी चार्ज क्यू है और ये वाली जो बॉल है इसके पास भी चार्ज क्यू है। ठीक है, इनके बीच में क्योंकि इसके पास भी चार्ज क्यू है इसके पास भी चार्ज क्यू है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं और रिपल्शन की वजह से दोनों किसी न किसी मूवमेंट पे आके रुक गए। जिस डिस्टेंस पे आके रुक गया उसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, अगर उसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोला गया तो आपसे वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, यानी कि मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस वो x है, तो आपसे वो x डिस्टेंस जानना चाह रहा है कि कितना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी x, आपसे ये डिस्टेंस जानना चाह रहा है कि कितना है। ठीक है, ओके, तो क्या करते हैं, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो तो खैर कूलम फोर्स लग रही है रिपल्सिव, जो कि ऑफ कोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगी और अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगी। पहले मैं वो फोर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगने वाली है ना। दैट फोर्स इज लेट्स से एफ कूलम, एफ सी से नाम रख देते हैं, दैट इज एफ कूलम। कितनी हो जाएगी वो फोर्स, एफ सी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। तो ये वो कूलम फोर्स लग रही है। इसके अलावा ये जो चार्ज्ड बॉल है इसका कुछ ना कुछ मास है, तो जिसकी वजह से इसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए कोई और भी तीसरी फोर्स है, एंड दैट थर्ड फोर्स इज दिस वन। ठीक है, इस तरफ एक टेंशन फोर्स लग रही है रस्सी के अंदर, उसके वेट की वजह से एक तनाव पैदा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करूँ, ये एंगल भी थीटा होगा, जिसकी वजह से इधर एक टेंशन का कंपोनेंट आएगा दैट इज टी कॉस थीटा, और इधर भी एक टेंशन का कंपोनेंट आएगा दैट इज टी साइन थीटा। ठीक है, इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो एफ सी को टी साइन थीटा बैलेंस करेगा और एम जी को टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए आप इस वाले डायग्राम को। ये जो हमारे पास एफ सी आया है इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट है टी साइन थीटा, और टेंशन का टी कॉस थीटा कंपोनेंट एम जी को बैलेंस करेगा। ठीक है, हम लिखते हैं एज Q इज इन इक्विलिब्रियम, Q इज इन इक्विलिब्रियम। जब कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है ना तो इसका मतलब उसके ऊपर अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स 0 है, तो मतलब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि T साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, और वी कैन से T साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ठीक है, लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। सिमिलरली जो टी कॉस थीटा है वो बैलेंस करेगा एम जी को, है ना। सिमिलरली
जो टी कॉस थीटा है वो बैलेंस करेगा mg को। ठीक है, ये एक दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन गया। ओके, लेट इट बी अ सेकंड इक्वेशन। ओके, हम निकालना चाहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ना। सो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। सो टी से टी कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा जी टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमें किसी ना किसी तरीके से फिर से एक्स पे पहुँचना है। ठीक है, अच्छा, एक अप्रॉक्सीमेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो है टेन थीटा के लिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो थीटा है दैट इज़ वेरी स्मॉल। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो उस सिचुएशन में हम लोग टेन थीटा को थीटा से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और देन थीटा यानी कि एंगल का बेसिक डेफिनेशन, जो फंडामेंटल डेफिनेशन है आर्क अपॉन रेडियस, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलूँगा। इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेशन क्या यूज़ कर रहा हूँ, if theta is very small, ठीक है, theta is very small, अगर थीटा वेरी स्मॉल है देन tan थीटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज थीटा। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन उसको थीटा रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। ठीक है, फिर जो थीटा का बेसिक डेफिनेशन होता है आर्क अपॉन रेडियस, वो लगाऊंगा। हम अपनी वाले डायग्राम के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि थीटा हमारा क्या आ रहा है डायग्राम से, है ना। इस वाले डायग्राम के अंदर देखिए, अगर मैं यहाँ से थीटा देखूँ तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर आप चले जाइए, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो मैं यहाँ से लिख दूंगा आर्क अपॉन रेडियस। मान लो रस्सी की जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल, एल जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये अगर छोटी सी ट्रायंगल देखी जाएगी तो इसके अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क बनेगी, और अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है तो आर्क की लेंथ हो जाएगी x/2, और रेडियस के तौर पे ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ काम करेगी, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से थीटा इज x/2 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज एल, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू x/2l। ठीक है जी, ये जो थीटा का वैल्यू मैंने निकाला है इसको मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो मेरे पास आ जाएगा x डिवाइड बाय 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, और यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय एम जी। ठीक है, ये फाइनली x आ गया, लेकिन मुझे यहाँ से सॉरी ये x क्यूब है, मुझे यहाँ से x निकालना था, विच कम्स आउट टू बी 2k क्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाय एम जी, और इसकी पावर हो जाएगी जी 1/3। ठीक है, ये फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। ओके, सो ये हमने निकाल लिया जी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट सवाल है ये अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करके भी एक दो बार सवाल पूछा गया। विदाउट अप्रॉक्सीमेशन भी अगर निकालना चाहते हैं तो उस वाली सिचुएशन में आपको टेन थीटा का वैल्यू ही दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस पुट करना था यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया, लेकिन बिना अप्रॉक्सीमेशन के अगर यूज़ करते तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह पुट करते परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ करते तो यहाँ पे टेन थीटा को लिखा जाता, परपेंडिकुलर तो खैर x/2 ही हो जाएगा, लेकिन बेस के लिए फिर आप डायग्राम के अंदर जाते और ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए होता है बेस के लिए, है ना। मान लेते हैं इस डिस्टेंस को y, तो फिर आप इस वाले डिस्टेंस को यूज करके इस वाले क्वेश्चन को करते, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी y। तो फिर tan थीटा की जगह आप पुट करते x डिवाइड बाय 2y। ठीक है, फिर आप पुट करते और फिर भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। अंडरस्टैंड। तो नीट के एग्जाम में दो सवाल हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। 2016 का जो सवाल है इसी तरीके से दो चार्ज बॉल वाला, वो बिल्कुल इसी चीज़ पे पूछा गया है। उसके बाद जेई में एक दो बार सवाल ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे पूछा गया और बोला गया है कि ये जो चार्जेस हैं वो लीक हो रहे हैं, है ना। दोनों बॉल्स पे जो चार्जेस हैं वो लीक हो रहे हैं तो चार्जेस घट रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्स घटेगी तो दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो किस वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे, ये सवाल वहाँ पे उन्होंने पूछा गया है। जब हम वो सवालों पे आएंगे तो वो वाले सवाल को भी यहाँ पे करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यही लगेगा। अंडरस्टैंड।
ओके अच्छा, इसी सवाल के अंदर एक सवाल, इसी क्वेश्चन से एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड पे चले जाएं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया तो हमने टी को एलिमिनेट कर दिया, है ना। लेकिन अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड ना करके हम फर्स्ट और सेकंड की स्क्वेयरिंग करके एडिंग कर दें तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसी वाली स्लाइड पे ऐड करके लिख देते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है मैंने उनकी स्क्वेयरिंग भी कर दी और एडिंग भी कर दी। तो पहली इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करूंगा तो आ जाएगा टी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, प्लस दूसरी आ जाएगी टी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा जो के क्यू स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर है उसको मैं एफ सी लिख देता हूँ, उसका स्क्वेयर प्लस एम जी का स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से टी स्क्वेयर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, दैट इज 1, और यहाँ आ जाएगा एफ सी का स्क्वेयर प्लस एम जी का स्क्वेयर, और वी कैन से टी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एफ सी का स्क्वेयर प्लस एम जी का स्क्वेयर। सो दैट्स अवर फाइनल आंसर। अगर हमसे टेंशन पूछी जाती है तो कितना टेंशन लगेगा उस स्ट्रिंग के अंदर, क्लियर है। ओके तो ये दो सिस्टम जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वाली क्लास में ये दो और सिस्टम है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सिस्टम है। ये जो हमने लास्ट में जो ये बॉल वाला सिस्टम पढ़ा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिस्टम है और इस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो हमने मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम थे, जो इंटरेस्टिंग सिस्टम थे जिसमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोला जाता है या किसी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए बोला जाता है, वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें और करना है जो ग्रेविटेशन में भी पूछा जाता था, यहाँ पे भी पूछा जाता है, वो है इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो एक क्वेश्चन वो लास्ट और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। फिर उस पर आते हैं, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन को लिखिए, फाइंड द नेट फोर्स, find the net force on small q placed at origin as shown in the figure, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक फिगर शो कर रहा हूँ, ठीक है। उस फिगर में एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ बहुत सारा इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है और ओरिजिन पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। आपसे बोला गया है कि उसके ऊपर नेट फोर्स निकालिए आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस सवाल को। एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस का काम कर रही है, ठीक है। ओके यहाँ पे एक चार्ज रखा है, इसको मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन। यहाँ पे एक चार्ज रखा है स्मॉल q, उसके बाद यहाँ पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q विच इज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर उसके बाद थोड़ी सी और दूर एक चार्ज रखा है x इज इक्वल टू 2 मीटर पे, एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू 4 मीटर पे, देन x इज इक्वल टू 8 मीटर पे, x इज इक्वल टू 8 मीटर पे, एंड देन x इज इक्वल टू, और ये आगे चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। ओके ये आगे इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। यहाँ पे एक चार्ज और रख दिया विच इज एट एक्स इज इक्वल टू 16 मीटर, है ना, देन 32, देन 64, देन 128, इस तरीके से इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की, ठीक है। और हमें स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। अच्छा स्मॉल क्यू के ऊपर सारे के सारे चार्जेस रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो जो भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी सबकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगी, उस वाले की वजह से भी इस तरफ आएगी, उस वाले की वजह से भी इस तरफ आएगी, सबकी वजह से जो फोर्स है उसका डायरेक्शन सेम आएगा, अग्री, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले सारी फोर्सेस लिखते हैं और फोर्सेस लिखने के बाद फिर देखते हैं कि नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। खैर सब पता चल रहा है कि सारी की सारी फोर्सेस ऐड अप होंगी, है ना। तो जब मैं इन दोनों के बीच का फोर्स लिखूंगा तो मैं लिखूंगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। जब इसके और इसके बीच की फोर्स लिखी जाएगी तो 2 का स्क्वायर, जब उसके और इसके बीच की फोर्स लिखी जाएगी तो 4 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन बनेंगे। तो मैं सीधा एफ नेट लिखता हूँ, इस वाले चार्ज के ऊपर जो एफ नेट लिखी जाएगी दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड अप टू सो ऑन, ये सिलसिला हमारे पास इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है जी। तो पहली वाली फोर्स लिखता हूँ, पहली वाली फोर्स आ जाएगी एफ नेट में इज इक्वल टू F1 क्या आ जाएगा जी, के
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि इस वाले पहले वाले चार्ज और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, स्मॉल क्यू और दूसरे वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय नेक्स्ट आ जाएगा जी 8 का स्क्वायर, एंड कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर, एंड अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर आप देखें तो ये न्यूमरेटर कॉमन आ रहा है ना, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर आपके पास बचेगा 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इस वाले 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और एक स्क्वायर और है ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे है 8 का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, ठीक है, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन एक स्क्वायर ऊपर और है तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 6, फिर इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, 4 × 2 8, तो 2 की पावर हो जाएगी जी 8, और ये इस तरीके से सिलसिला चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसका मतलब फाइनली हम लोग नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे अगर मुझे इस इनफाइनाइट सीरीज का सम पता चल जाए। और ये जो इनफाइनाइट सीरीज आपको दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक जीपी सीरीज बन रही है, ठीक है, जैसे क्लास 10th में आप पढ़ते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज, जिसमें कुछ बहुत सारी टर्म्स दी होती थी, एक फर्स्ट टर्म होती थी, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो आप देखते थे तीसरी और दूसरी के बीच का, चौथी और तीसरी के बीच का, है ना, पांचवी और चौथी के बीच का जो डिफरेंस था वो सारी टर्म्स के लिए सेम रहता था, ठीक है। जो जीपी सीरीज होती है जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, उसके लिए जो इंडिविजुअल टर्म्स होती हैं उसमें दूसरी और पहली, तीसरी और दूसरी, इन सब के लिए कॉमन रेशियो सेम रहता है ना, तो इनके लिए जो रेशियो है दैट इज कॉमन। और रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड अपॉन फर्स्ट देन थर्ड अपॉन सेकंड, इस तरीके से हम लोग कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है इस सम को फाइंड करने के लिए, एक तो पहले ये गैस करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म का काम कर रही है। फर्स्ट टर्म को यूजुअली ए से डिनोट किया जाता है, तो ए हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, दैट इज 1, है ना, 1/1 का स्क्वायर 1 नहीं तो आ जाएगा। सिमिलरली रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, अच्छा सेकंड टर्म क्या है 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4, और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो हमारे पास कॉमन रेशियो के तौर पे आ जाएगा 1/4। फर्स्ट टर्म भी आ गई, ए का वैल्यू भी आ गया, अगला काम ये होता है इस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला लगाना, और जो इनफाइनाइट जीपी सीरीज के जो सम का फॉर्मूला एस इन्फिनिटी दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, वो लगेगा हमारे पास a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। a का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे और r की जगह पे 1/4 पुट कर देंगे। तो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिख रहा हूँ इसके सम का फॉर्मूला, एफ नेट आ जाएगा आपके पास a की वैल्यू 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की जगह पे आ जाएगा जी आपके पास आ जाएगा, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ नेट दैट इज 4/3 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, है ना, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये नेट फोर्स लग रही है, अच्छा ये नेट फोर्स लग किधर रही है, क्योंकि सारी की सारी फोर्सेस तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है, फिर आगे वाली बात करेंगे। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की एक टर्म है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है फॉर द मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उस फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पे कितनी वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो होता क्या है कि जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि भैया हमारे पास यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक मास है, वो मास अपने चारों ओर एक रीजन, एक स्पेस बना के रखता है, जिस रीजन या जिस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा मास रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है, और उस रीजन या उस स्पेस को ही उसका फील्ड बोल दिया जाता है, लेकिन वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है तो इसलिए बोल दिया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि चार्ज अगर कहीं पे स्पेस में रखा है तो उस चार्ज के चारों ओर एक रीजन है, एक स्पेस है, जिस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज जिसको टेस्ट चार्ज बोला जाएगा, जब उसको रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। और ये जो रीजन, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस या इसी रीजन को बोल दिया जाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन बनेगा, द स्पेस और रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज in which its force of attraction
or attraction or repulsion can be experienced. ठीक है, द स्पेस और रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उस स्पेस या उस रीजन को बोल दिया जाता है उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये कैपिटल क्यू चार्ज है और इस कैपिटल क्यू चार्ज के चारों ओर ये एक स्पेस है ना, ये एक स्पेस है या एक रीजन है। इस रीजन में जैसे कोई दूसरा चार्ज रखा जाता तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो टेस्ट चार्ज है जिसको हम रखेंगे, जिसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उस चार्ज का नाम रख दिया जाएगा टेस्ट चार्ज, है ना, और इस वाले चार्ज को बोला जाएगा सोर्स चार्ज। ये हो जाएगा जी मेरे पास, लेट्स से इस डिस्टेंस को स्मॉल आर बोल देते हैं। तो जब इस क्यू नॉट को स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। वो डिपेंड करता है कि जो कैपिटल क्यू है यानी जो सोर्स चार्ज है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, है ना, वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये इसका जो रीजन, वो जो स्पेस है, उसी को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, और यूजली जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फील्ड है वो वैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड होता है, जैसे जैसे उससे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे वो फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाती है। ठीक है, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है जी, फील्ड तो हमने डिफाइन कर दी, लेकिन वो फील्ड कहाँ पे कितनी स्ट्रांग है, कहाँ पे कितनी वीक है, उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी इंटेंसिटी को जो चीज़ बताती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सिंपली वो जो फील्ड है वो फील्ड कहाँ पे कितनी वीक, कहाँ पे कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, सो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point, electric field intensity at any point is defined as, at any point is defined as the force experienced by the test charge, unit positive test charge, by the unit positive test charge placed at that point, ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट वहाँ पे रखा जाएगा और उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स कि हमने वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैलकुलेट कर लिया है और उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बोला जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं ई वेक्टर से। क्या आ जाएगी जी, एफ डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज लेट से क्यू नॉट, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक स्मॉल क्यू नॉट चार्ज रखा दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, पहले इस पे कैलकुलेट करते हैं कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज के कैपिटल क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है जी, आर स्क्वायर, और एक क्यू नॉट से डिवाइड भी करना है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ई वेक्टर। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ फॉर द मोमेंट, तो आ जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस वाले सोर्स चार्ज की वजह से। ठीक है जी, ओके। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से बता सकते हैं। तो हम उसी वाले फार्मूले पे फोकस करते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से एसआई यूनिट सबसे पहले लिखते हैं, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, सिंपली एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए कि जब भी आप किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो जो टेस्ट चार्ज आपने लेना है, एक तो वो पॉजिटिव लेना है, दूसरा उसको बहुत स्मॉल लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी वेरी स्मॉल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसके एसआई यूनिट लिखते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे, एसआई यूनिट वो हो जाएंगे फोर्स के न्यूटन, इसके कूलम तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट वाले चैप्टर में जब हम पोटेंशियल में जाएंगे तो वहाँ पे एक और एसआई यूनिट पढ़ेंगे इसके, दैट इज वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम पोटेंशियल वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए ऊपर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है m1 l1 t-2 और नीचे से चार्ज का a1 t1 जाएगा तो t-3 हो जाएगा ना। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा दैट इज m1 l1 t-3 और a-1, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो साफ साफ दिख रहा है, और वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो अगर तो हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है, यानी उससे डाइवर्ज करता है। और अगर जो चार्ज है, हमारे पास सोर्स चार्ज की बात चल रही है, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर कन्वर्ज करती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है। अंडरस्टैंड। तो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भैया फील्ड किस तरफ होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज कुछ ये वाला वेक्टर ड्रॉ करोगे। और अगर आपके पास है माइनस क्यू चार्ज तो यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरफ, ठीक है। ये एरो आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म में और बहुत अच्छे से और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने आज की क्लास में दो चीज़ें डिस्कस करी, एक तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच।